Students, I am Vinay from Vinay Thinks classes. Today we will read the poem of your class 9th of your English subject, and the poem name is A Legend of the Northland, written by Phoebe Carey. इट इज अ टाइप ऑफ द बैलेड। अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड है ये जो बैलेड है। बैलेड क्या होती है? बैलेड इज अ पोएम नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजा। बैलेड एक पोएम होती है जो कि एक स्टोरी बता रही होती है और शॉर्ट स्टैंजास में होती है, वो स्मॉल स्टैंजास में होती है, इसका मतलब ज्यादा बड़े स्टैंजास में नहीं होती है। इस पोएम में भी 4 लाइन्स के स्टैंजा है, हर स्टैंजा 4 लाइन का है और टोटल स्टैंजा 16 है स्टूडेंट्स। बैलेड आर अ पार्ट ऑफ अ फोर कल्चर ऑफ और अ पॉपुलर कल्चर एंड आर पास्ड ऑन ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। फोक कल्चर क्या होता है? लोक चित्र जो भी होता है, जैसे कहानियां होती है, बैलेड्स एक कहानियों की तरह होती है जो लोक चित्र को दर्शाती है। और जो पॉपुलर कल्चर होती है, जो पॉपुलर हमारी इसमें क्या संस्कृति होती है वो दर्शाती है। तो ये लेजेंड ऑफ द और जनरेशन टू जनरेशन पास भी होते हैं स्टूडेंट्स, कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में सुनाई जाते हैं। तो जो ये लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड है जो फीब कैरी ने लिखा है, ये भी क्या है? एक बैलेड है। तो इसमें क्या बताया गया है? एक स्टोरी नरेट की गई है स्टूडेंट, और ये नॉर्थलैंड के बारे में बताया गया है। नॉर्थलैंड क्या है? नॉर्थ एरिया, नॉर्थ पोल के सराउंडिंग जो भी एरिया है उसके बारे में बताया गया है। पॉइंट नहीं है, स्पेसिफिक किसी एरिया को डिस्क्राइब नहीं किया कि कनाडा के बारे में बता रहे हैं या और अलास्का के बारे में बता रहे हैं या और किसी के नॉर्थ पोल के आसपास के एरिया के बारे में बता रहे हैं, बट उन्होंने नॉर्थलैंड कहा है। नॉर्थलैंड का मतलब क्या होगा? उन्होंने स्पेसिफिक नहीं कहा, किसी एक एरिया के बारे में स्पेसिफिक नहीं कहा स्टूडेंट्स, बट उन्होंने जनरली कहा है कि पूरे नॉर्थलैंड के बारे में। तो अब अवे एंड अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डेज are few and nights are so long in winter they cannot sleep them through। अब नॉर्थलैंड यहाँ पे क्या बताया मैंने आपको, जो कि नॉर्थ पोल के सराउंडिंग एरिया है, वो अलास्का भी हो सकता है कि ग्रीनलैंड भी हो सकता है, कि पॉइंट ने स्पेसिफिक नहीं बताया, बट नॉर्थलैंड के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। जो नॉर्थ पोल के सराउंडिंग एरिया है वो ग्रीनलैंड हो सकता है, कनाडा हो सकता है, अलास्का हो सकता है, रशिया हो सकता है या स्कैंडिनेविया हो सकता है। तो ये सारे एरिया हो सकते हैं जो नॉर्थ पोल के बिल्कुल पास में है। तो अब उन्होंने स्पेसिफिक नहीं बताया हुआ, नॉर्थलैंड की बात कर रहे हैं कि बहुत दूर ये दूर अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू। वहां पे क्या होता है? डे टाइम क्या होता है स्टूडेंट्स? लेस होता है, कि डे टाइम बिल्कुल लेस होता है, बिल्कुल कम होता है, क्योंकि वहां पे विंटर होता है। नॉर्थ पोल पे आपने देखा होगा स्नो गिरती रहती है, तो इसलिए डे बहुत कम निकलता है। नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और जब सर्दियां होती है तो बर्फ गिरती रहती है, तो वहां पे क्या होता है? रात का टाइम बहुत ही लंबा होता है, डे का टाइम बहुत कम होता है, रात का टाइम बहुत ही लंबा होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि वहां पे रात रात बर्फ गिरती रहती है। एंड दैट डे कैन नॉट स्लिप देम थ्रू, और वो इतनी बड़ी रात हो जाती है क्योंकि इतनी लॉन्ग नाइट होती है विंटर्स में, तो वो क्या होते हैं? वो सो नहीं पाते हैं पूरी नाइट, क्योंकि इतनी लॉन्ग नाइट होती है, तो बीच में ही उठ जाते हैं। क्योंकि हम भी एक नींद एक स्पेसिफिक घंटे की ले सकते हैं ना, 7 घंटे की, 8 घंटे की, 24 घंटे तो नहीं सो सकते। तो वहां पे नाइट का टाइम क्या होता है? मोर होता है, ज्यादा होता है। तो लॉन्ग लॉन्ग नाइट होती है, बहुत लंबी लंबी नाइट होती है, तो आदमी वहां के इंसान भी क्या है? बीच में उड़ जाते हैं। तो अब यहाँ पे नॉर्थलैंड का दृश्य क्या बताया गया है पोइट ने, कि वहां पे क्या डेज के जो आर है वो बहुत छोटे होते हैं, डे बहुत छोटे होते हैं, रातें बहुत लंबी होती है, वहां पे नींद की भी कोई कमी नहीं होती। इसका मतलब सो के भी लोग थक जाते हैं और उठ जाते हैं। इन द सेकेंड स्टेंजा वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट reindeer to the sledges when it snows and the children look like bears cub in their funny furry clothes। अब उन्होंने क्या बोला है यहाँ पे स्टूडेंट्स? हार्नेस बोला है। ठंड की जगह थी, ठंड में गाड़ियां तो चले नहीं की, तो गाड़ियां नहीं चलेंगे तो वो किसके वो ट्रेवल कैसे करेंगे? वहां के जो बंदे रहने वाले वो किससे करेंगे? स्विफ्ट रेनडियर से। रेनडियर होते हैं जो बर्फ में चलते हैं, डियर होते हैं जिनको हम चलाने के लिए यूज करते हैं। हार्नेस होता है जब हम रेनडियर को किसी भी चीज से बांधे, रेनडियर या और कोई याक वगैरह को रस्सी से बांध के स्लेज से ज्वाइंट कर दे, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हार्नेस बोलते हैं स्टूडेंट। तो
अब इन्होंने क्या कर रखा है वहां पे ठंड की जगह में, क्योंकि गाड़ियां चल नहीं सकती है इजिली, कंफर्टेबल नहीं होता है, कोई भी व्हीकल नहीं होता है, बस स्लेजेस काम करती है और रेनडियर काम करते हैं। तो उन्होंने हार्नेस कर लिया, इसका मतलब बांध लिया रेनडियर को, किससे? टू द स्लेजेस। उन्होंने स्लेजेस से टाइट टाइट बांध लिया रेनडियर को। When it snow, जब स्नो होती थी क्या करते थे वो? स्लेजेस को रेनडियर से बांध देते थे। और जो चिल्ड्रन होते थे वो कैसे लगते थे? बियर के कप जैसे। जो बियर का कप होता है, बियर का बच्चा होता है, वैसे लगते थे। अब यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है बच्चों का बियर के बच्चों से। बियर के बच्चे क्यों लगते थे? क्योंकि वो मजाकिया से लगते थे, और फर्री का मतलब होता है फर वाले कपड़े, और वो बड़े बड़े फर वाले कपड़े पहनते थे, क्योंकि वहां पे ठंड बहुत थी, ठंड स्नो बहुत थी, तो इसलिए वो फन वाले कपड़े पहनते थे। तो अब यहाँ पे कहा गया स्लेजिस क्या होता है? स्लेजिस मैंने बताया जिसमें बैठ के हम ट्रेवल कर सके, जिसमें जो ट्रेवलर है वो बैठ के ट्रेवल कर सके और जो रेनडियर से अटैच हो सके, पीछे की बग्गी टाइप आप कह सकते हो, और पिक्चर में आपको दिखाया गया है। और अब यहाँ पे चिल्ड्रन का कंपैरिजन इसलिए किया गया क्योंकि उनकी क्लोथिंग ऐसी थी बियर जैसी। They tell them a curious story. I don't believe it is true, and yet you may learn a lesson if I had to tell to you. अब वो कह रहे हैं एक क्यूरियस स्टोरी बताई उन्होंने। यहाँ पे दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी। दे क्या है यहाँ पे और देम क्या है यहाँ पे स्टूडेंट? दे है एल्डर्स या पेरेंट्स, जो वहां पे रहने वाले, नॉर्थलैंड में रहने वाले जो पेरेंट्स स्टूडेंट्स या एल्डर्स है, और देम है चिल्ड्रन या यंग वंस, जो वहां पे बच्चे हैं जिनको वो कहानियां सुना रहे हैं पेरेंट्स, उनको देम बोला गया है। तो उनके पेरेंट्स ने, वहां पे रहने वाले पेरेंट्स ने और बड़ों ने क्या सुनाया स्टूडेंट्स? एक क्यूरियस सी स्टोरी सुनाई, अजीब सी स्टोरी सुनाई, जिसमें हम बिलीव नहीं कर सकते, बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ी सी वो ये बनाई हुई कहानी लग रही है, बट एक लेसन जरूर आपको सीखने को मिलेगा इस कहानी से। ये गारंटी देते हैं पॉइंट कि आपको एक चीज सीख जरूर मिलेगी, जो ये अब कहानी सुनाने वाले हैं वहां के पेरेंट्स जो सुनाते हैं अपने बच्चों को। लेट अस स्टार्ट। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. अब देखो ये स्टोरी बिगन हो गई है। स्टोरी कैसे बिगन होती है? आपने हमेशा सुना होगा वंस अपॉन अ टाइम से नॉर्मली स्टोरी वो क्या होती है कि एक टाइम की बात है, जब ये था जब वो था, तो ऐसे स्टोरी हमेशा स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे भी क्या हो रही है? वंस से स्टार्ट हो रही है कि एक टाइम की बात है जब कौन होते थे? द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो। जब वो एक सेंट पीटर बिलो वर्ल्ड में रहता था। पीटर कौन था? सेंट पीटर अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट। अपोस्टल का मीनिंग होता है डिसिपल। डिसिपल का मीनिंग होता है क्या? शिष्य। जो शिष्य था किसका? क्राइस्ट का, जीसस क्राइस्ट का। तो वो जब धरती पे रहते थे, जब की बात कर रहे हैं यहाँ पे पॉइंट, तो जब की बात है जब सेंट पीटर रहते थे, और वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग। प्रीचिंग क्या होता है? टू गिव अ रिलीजियस टॉक, धर्म वगैरह की बातें सुनाना और जगह जगह उनकी सीख देना। तो अब वहां पे भाई प्रीचिंग देते, वो घूमते थे इधर उधर पूरी दुनिया में, और जैसे जस्ट एज ही डिड, यू नो। और जैसे कि आपको पता है, जैसे सेंट लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, वो पूरी दुनिया में घूमते हैं और अपने धर्म का प्रचार करते हैं। तो ऐसे ही वो सेंट पीटर भी थे। He came to the door of the cottage in traveling round the earth, where a little woman was making the cakes, baking them on the hearth. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है? यहाँ पे अर्थ होता है फायर प्लेस, जहाँ पे हम कुक करते हैं, जैसे कि आप फोटो में देख रहे हो। अब वो एक दरवाजे पे आए, कॉटेज के घर के दरवाजे पे आया, जो था कौन था? प्रीचिंग देता देता कौन था? जो पीटर था, सेंट पीटर था। इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, पूरी धरती पे घूमता घूमता वो घूम रहे थे, क्योंकि अपनी प्रीचिंग देते हुए धर्म का प्रचार कर रहे थे। तो एक दरवाजे पे आए और उन्होंने कुटकुटाया। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। बीइंग फेंट का मतलब होता है वीक। तो वो फास्टिंग इतने दिनों से भूखे थे, जिसके कारण जो सेंट पीटर थे वो हंगरी हो गए थे और वीक भी हो गए थे हंगर के कारण। और फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि पूरा दिन निकल चुका था। उसने वहां पे उस कॉटेज की में रहने वाली जो स्टोर थी केक की, वहां से क्या मांगा? एक सिंगल केक मांगा कि मुझे एक सिंगल केक दे दो। So she made a very little cake,
but as it baking lay, she took that it thought it seemed too large to give away. भाई as she made a little cake, उसने छोटा सा केक बनाया उस औरत ने, बट जब उसने बेकिंग ले से इसका मतलब उठाया उसने देने के लिए, तो उसको क्या लगा ये तो बहुत ही बड़ा केक है देने के लिए, ये मैं नहीं दे सकती इतना बड़ा केक। क्योंकि क्या थी, वो माइजर थी, वो वुमेन माइजर थी, बहुत ही कंजूस थी, मक्खी चूस थी। तो अब वो कंजूस थी तो वो क्या नहीं दे सकती, छोटे से केक भी उसको बड़ा लगने लग गया, जो उसने छोटा सा केक निकाला था वैसे देने के लिए, बट उसको अब जब वो देने लगी तो उसको लगा कि इतना बड़ा केक है ये मैं क्यों दूं इसको फ्री में। तो अब वो बहुत ही, इससे क्या पता लग रहा है वो बहुत ही माइजर थी, बहुत ही कंजूस थी वो औरत। अब नेक्स्ट देखते हैं अब उस माइजर औरत के साथ क्या होता है। Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. Therefore she needed का मन होता है to make a dough from the flour, आटे से क्या बनाना, जो गूंदना, आटा गूंदना के प्रोसेस कहते हैं ना, उसे हम नीडेड बोलते हैं। तो उसने क्या बनाया, आटे से क्या बना दिया, रोटी का वो बना दिया, डब बना दिया। तो अब उसने वो एक और बनाया कि मैं और छोटा केक बनाती हूँ इसके लिए, सेंट के लिए एक छोटा सा केक बनाया उसने, बहुत ही छोटा उससे पहले वाले से। बट इट लुक्ड एज शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन। बट जब वो बना केक बन के निकला तो उसे क्या लगा, जितना पहला बड़ा था ये तो उतना ही बड़ा हो गया, इसका मतलब अब वो ये भी नहीं दे सकती। देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप of dough and rolled it flat and baked it thin as wafer and she couldn't part with that। अब तीसरी बार उसने क्या किया, बहुत ही छोटा अमाउंट क्या निकाला, इससे क्या पता लग रहा है वो ग्रीडी भी थी, बहुत ही ग्रीडी थी। तो अब वो छोटा अमाउंट निकाला उसने, थर्ड टाइम था ये उसका, से 2 टाइम उसको मना कर चुकी थी। डब का बिल्कुल छोटा सा पार्ट निकाला और उसने वेपर रोल किया, जितना पतला रोल कर सके उतना पतला रोल किया, कि क्योंकि वो लालची थी, बहुत ही लालची भी पता लग रही है अब, क्योंकि उसने छोटा भी दिया, पहले तो क्या कंजूस लग रही थी, अब बहुत ही लालची भी लग रही है वो। तो अब उसने बिल्कुल पतला बेक किया, जैसे कि वेफर होती है, वेफर आप देख रहे हो जैसे आइसक्रीम के कोन में भी यूज होती है स्टूडेंट, और आइसक्रीम्स में भी यूज होती है, और कुछ चीजों में, बहुत सारी चीजों में यूज होती है, बिस्किट वगैरह में भी, चॉकलेट्स में यूज होती है, जैसे आप देख रहे हो ये वेफर होती है, बहुत ही थिन होती है, आपने देखी होगी, खा रखी होगी। तो उसने वेफर जितना पतला क्या किया, बेक किया आपकी बार आटा, और वो इसको भी नहीं दे पाई, इससे भी उसको प्यार होगा कि मैं इतना ज्यादा क्यों दूं, क्योंकि वो क्या थी, लालची थी, ग्रेडी थी। तो For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away. So she put them on the shelf. अब वो कह रही है, उसने क्या सफाई दी स्टूडेंट्स अपनी, उसने ये सफाई दी कि जब मैं केक खाती हूँ ना, अपने केक मैं खाती हूँ तो वो बहुत छोटे लगते हैं, जब वो खुद खाती है तो उसको बहुत छोटे लगते हैं, बट जब उसको देने पड़े किसी को तो वो क्या, उसको बहुत बड़े लगते हैं। सो टीवी सी पुट ऑन द शेल्फ, इसलिए उसने क्या ये शेल्फ पे जचा दिए सारे। तो इससे क्या पता लग रहा है वो बहुत ही ग्रीडी है, बहुत ही लालची है, क्योंकि वो जब खुद खाती है तो उसे बहुत ही छोटे लगते हैं केक, चाहे कितना ही बड़ा हो, बट जब देने की बात आए तो उसको वेपर होती है, जो वेपर देखा हमने लाइट वेटेड होते हैं, कितने पतली होती है, थिन होती है, तो वो भी उसको बहुत ही ज्यादा बड़ी लगती है स्टूडेंट्स। तो इससे पता लगता है वो बहुत ग्रीडी है, और उसने अपनी कह रहा है कि शेल्फ्स पे ही जची रहेंगे केक्स, मैं नहीं देने वाली एक। Then the good Saint Peter grew angry, and he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. Provoke का मीनिंग क्या होता है, किसी को गुस्सा दिलाना। अब जो सेंट पीटर था उसको गुस्सा आ गया, क्योंकि पहली बार उन्होंने दिया, और छोटा बनाने की कोशिश की, और छोटा, बट वो लालची है, उसके हाथ से कुछ छूटे ही नहीं का, और वो बहुत ही हंगरी था और बहुत ही वीक हो गया था, कमजोर हो गया था। तो उसने उस वुमेन ने क्या, उसको उनको बहुत ही गुस्सा दिला दिया, उस सेंट को बहुत ही गुस्सा दिला दिया। पहले के ऋषि मुनियों को गुस्सा आ जाता था, तो अब उनको भी गुस्सा आ गया कि इसका लालच देख के। And he said, you are far too selfish.
to dwell in a human form, to have both food and shelter, fire to keep you warm. अब to dwell का मीनिंग क्या होता है? To live, जीना। तो अब वो किस कर्ज के, उन्होंने क्या कर्ज दिया? उसको श्राप दे दिया कि तुम बहुत ही सेल्फिश और स्वार्थी हो, तुम बहुत स्वार्थी हो, एक ह्यूमन बॉडी में रहने के लायक नहीं हो, बिल्कुल एक मानव कहलाने के लायक नहीं हो। क्योंकि जो मानव होता है वो क्या होता है? मानव होता है तुम्हारे पास सब कुछ है, खाना है, कपड़ा है, आग है अपने आप को गर्म करने के लिए, बट तुम किसी से भी शेयर नहीं करना चाहते। ये चीज शेयर करनी चाहिए तुम्हें, ये चीज क्योंकि भगवान ने दी है तुम्हें और ये तुम्हें शेयर करनी चाहिए, बट तुम बहुत ही स्वार्थी हो, तुम अपने अपने बारे में सोचते हो, तुम और चीजों के बारे में सोचते हो। तो इसलिए मैं तुम्हें क्या श्राप देता हूं? यू शैल बिल्ड एज द बर्ड डू एंड शैल गेट स्कैंटी बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं तुम एक पक्षी की तरह बन जाओ। और स्कैंटी मीनिंग होता है वेरी लिटिल, छोटा सा। बोरिंग होता है होल बनाना, जैसे कि जो वुड पैकर होते हैं वो पूरे दिन क्या करते हैं? लकड़ी में होल बनाते रहते हैं स्टूडेंट। तो अब वुड पैकर की तरह ही बन जाओ, तुम एक वुड पैकर बन जाओ जो पूरे दिन क्या करता रहे? लकड़ी में छेद करता रहे। तो अब उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम इतने स्वार्थी हो, तुम किसी और की मदद नहीं करना चाहते, तुम अपने अपने बारे में सोच रहे हो। तुमको भगवान ने खाना दिया, कपड़े दिए, रहने को मकान दिया, बट तुम किसी और के साथ उसको बांटना नहीं चाहते। तुम अकेला अकेला खाना चाहते हो, अकेले अकेले रहना चाहते हो। तो तुम एक पक्षी बन जाओ और एक पक्षी बन के क्या हो जाओ? तुम्हें थोड़ा सा खाना मिलेगा और पूरे दिन लकड़ी को क्या करते रहो? गड़गड़ाते रहो। जो ड्राई वुड होती है, इसका मतलब जंगल में लकड़ियां होती है, उसको क्या करते रहो? खोदते रहो अपनी चोट से। यही तुम्हारी जिंदगी है और तुम्हें ये श्राप देता हूं मैं। तो ऋषि ने क्या दिया? उन्होंने जो सेंट थे उन्होंने ये क्या श्राप दे दिया उस लेडी को, क्योंकि उन्होंने उसको थोड़ा सा भी खाना नहीं दिया, क्योंकि वो बहुत लालची थी, वो अपने अपने बारे में सोचती थी स्टूडेंट। तो अब उसको वुड पैकर बना दिया। वुड पैकर बनाने का उन्होंने क्या दे दिया? श्राप दे दिया, कर्ज दे दिया उन्होंने। Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, and she was changed to a bird. अब वो क्या कह रहे हैं कि वो चिमनी में से सॉरी चिमनी में से क्या चली गई? वो जो लेडी थी, जैसे कि आप देख रहे हो, चिमनी क्या होती है? फायर प्लेस का जो एग्जॉस्ट एरिया होता है, जहां से एग्जॉस्ट होती है धुआं वगैरह, उसे चिमनी बोलते हैं। तो वो एकदम लड़की क्या वो जो थी कहां गई? चिमनी में चली गई और कुछ वर्ड नहीं बोला और बाहर क्या बन के निकली? एक वुड पैकर बन के निकली, एक बर्ड बन के निकली, क्योंकि ऋषि जो थे उन्होंने श्राप दिया। She had a scarlet cap on her head and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as coal in the flame. स्कारलेट क्या होता है? ब्रिलियंट रेड कलर की, बहुत ज्यादा लाल रंग। तो उसका सब कुछ बदल गया था, पूरा बर्ड बदल गई थी, वो बर्ड में बन गई थी, बट जो उसकी कैप थी, जो रेड कलर की कैप पहन रखी थी, वो उसकी रेड कलर की रही अभी भी उसकी बॉडी पे। और सारी उसके कपड़े वगैरह जल गए फायर प्लेस में। और कैसे हो गई? वो पूरी बिल्कुल काली हो गई, जैसे कि कोयला होता है काला। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर द फूड। अब एवरी कंट्री वो क्या? बिलोंगिंग टू द कंट्री साइड और द रूरल एरिया, जो गांव में रहने वाले, आसपास के गांव में रहने वाले बच्चे हैं, उनको क्या गया है? कंट्री से बिलोंगिंग करना। तो जो गांव में रहने वाले बच्चे स्कूल बॉयज थे, उन सब ने देखा है उसको। जो लेडी थी वुड पैकर बन गई, जो औरत, उसको देखा, जो पक्षी बन गई। वुड का मतलब होता है फॉरेस्ट स्टूडेंट, जो जंगल में फॉरेस्ट है वहां पे देखा उसको, जहां पे वो क्या लिव्स पे रहती है आज के टाइम तक। और बोरिंग एंड बोरिंग द फील्ड फॉर द फूड, और हमेशा अपने खाने के लिए वो क्या उसमें छेद करती रहती है लकड़ी में स्टूडेंट्स। तो वो आज तक, अब इसमें क्या हमको लेसन मिला कि हमें ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए, ज्यादा ग्रीडी नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। और हमें जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है, जो भी हमारे पास चीजें हैं, वो और सारे जानवर जीव जंतुओं के साथ बांटनी चाहिए अगर ज्यादा हो तो, और अपने अपने तक सीमित नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो उसका बुरा नतीजा होता है, जैसे इस लेडी के साथ हुआ।
तो हमारा ये पोएम कंप्लीट एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद द लिटरेरी डिवाइस। फर्स्ट राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। इसकी राइमिंग स्कीम स्टूडेंट हर स्टैंजा की इसकी सेम है। क्या है? ABCB है इसकी हर स्टैंजा की राइमिंग स्कीम। तो एक दो स्टैंजा की अभी अब हम एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे 14 स्टैंजा में देखो, चिमनी A, वर्ड को हम B लिखेंगे, वुड पैकर को C लिखेंगे एंड बर्ड को B, क्योंकि वर्ड एंड बर्ड राइम कर रहा है तो क्या बनी? ABCB बन गई। नेक्स्ट हम 6 स्टैंजा की देख लेते हैं एक बार। फास्टिंग A, डन B, केक C एंड वन B। तो डन एंड वन क्या राइम कर रहा है? तो BB, तो ABCB बन गई इसकी भी। और स्टैंजा की देख लेते हैं स्टूडेंट। सब स्टैंजा की ABCB बनेगी, आप किसी की भी चेक कर लेना। मैंने 4-5 स्टैंजा की आपको दिखा दी है, 2-3 स्टैंजा की दिखा दी है। नेक्स्ट आवर लिटरेरी डिवाइस इज द एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? जब भी कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड क्या होती है? रिपीट होती है। तो अब इसमें देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा में क्या हो रहा है। द की साउंड रिपीट हो रही है, थ की, TH की, द डैड, दे, द, देम, द, थ्रू। तो इसमें द की साउंड यूज हो रही है, तो यहाँ पे क्या एलिट्रेशन यूज हो रहा है स्टूडेंट। अब सेकंड स्टैंजा में भी द की साउंड यूज हो रही है फर्स्ट लाइन में, एंड द थर्ड लाइन में ल की साउंड रिपीट हो रही है स्टूडेंट, एंड लास्ट लाइन में फ की साउंड रिपीट हो रही है स्टूडेंट, फ की। तो ये सारे एलिट्रेशन के एग्जांपल है इस स्टैंजा में, सेकंड स्टैंजा में। थर्ड स्टैंजा में क्या हो रही है? फिर से टी की साउंड, द की साउंड रिपीट हो रही है स्टूडेंट्स, एंड देन क्या व की साउंड रिपीट हो रही है, येट, य एंड यू की, लर्न एंड लेसन की, ल की साउंड, एल की साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है, एंड दैट टी की साउंड रिपीट हो रही है लास्ट लाइन में। एंड द फिफ्थ स्टैंजा में क्या रिपीट हो रहा है स्टूडेंट्स? देखिए व की साउंड रिपीट हो रही है, वुमन एंड व वाज। तो W की साउंड हो रही है क्या? रिपीट एट द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड। द की साउंड क्या हो रही है? लास्ट स्टैंजा में रिपीट, और लास्ट लाइन में रिपीट हो रही है। अब 6 स्टैंजा में क्या हो रही है? फ की साउंड रिपीट हो रही है स्टूडेंट, यहाँ पे भी एलिट्रेशन है। 8 स्टैंजा में क्या हो रही है? स की साउंड रिपीट हो रही है, स्टिल स स्मॉलर, तो स की साउंड रिपीट हो रही है। 9 स्टैंजा में क्या हो रहा है स्टूडेंट? टी की साउंड रिपीट हो रही है, टुक एंड टाइनी में। एंड देन 10 स्टैंजा में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? 10 स्टैंजा में स की साउंड रिपीट हो रही है, केक्स सीम स्मॉल। एंड द 13 स्टैंजा में हमारा क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? 13 स्टैंजा में फिर से क्या रिपीट हो रहा है? ब की साउंड रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो गया? एलिट्रेशन हो गया। देन थर्ड लाइन में बोरिंग, ब की साउंड रिपीट हो रही है, बाय, बोरिंग, बोरिंग, बोरिंग। देन हमारी एलिट्रेशन के बाद थर्ड आता है। थर्ड कौन सा है? रिपीटिशन। रिपीटिशन क्या होता है? किसी भी सेंटेंस का या वर्ड का रिपीट होना स्टूडेंट की एम्फेसिस डालने के लिए, कुछ एम्फेसिस डालने के लिए। तो यहाँ पे किस चीज का रिपीट हो रहा है हम देखते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में हो रहा है अवे एंड अवे, तो ये वर्ड का रिपीट हो रहा है, इसका मतलब बहुत दूर की बात हो रही है, फार अवे, इसका मतलब बहुत दूर, अवे एंड अवे, तो एम्फेसिस डाल रहे हैं अवे वर्ड पे बताने के लिए कि बहुत दूर की बात हो रही है। देन रोल्ड एंड रोल्ड, यहाँ पे रोल्ड एंड रोल्ड क्या है स्टूडेंट्स? रिपीटिशन है वर्ड्स का, तो रिपीटिशन है हमारी लिटरेरी डिवाइस। और रोल्ड एंड रोल्ड क्या एम्फेसिस दिखाने के लिए कि बहुत ही थिन है, ये दिखाने के लिए कि इतना रोल किया, इतना रोल किया उसने कि बहुत ही पतला बन गया वो। अब नेक्स्ट में हमारा 13 स्टैंजा में क्या हो रही है? बोरिंग एंड बोरिंग, बोरिंग। तो यहाँ पे ये रिपीटिशन लिटरेरी डिवाइस हो रही है, इसमें बता रहा है कि वो पूरे दिन कंटिन्यूटी में क्या करते रहता था वुडपेकर? बस ये लकड़ी खोदता रहता था और कुछ उसको काम नहीं था। And then in the 16th stanza also, then boring and boring is here also the repetition sound. And the fourth literary device is the simile. Simile होता है स्टूडेंट जब हम कंपैरिजन करते हैं दो चीजों का, और यहाँ पे लाइक एंड यूज एज का यूज होता है मोस्टली। तो सिमिली जहाँ पे होगा लाइक एंड एज दिखेगा आपको। जैसे देखो, चिल्ड्रन लुक लाइक एज बियर्स कब, कि जो बच्चे थे लाइक कैसे लग रहे थे? जो भालू के बच्चे हैं वैसे देखने में लग रहे थे, तो भालू के बच्चे तो नहीं बन गए ना, तो कंपैरिजन किया गया बच्चों का किससे? भालू के बच्चों से। तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा सिमिली होगा, लाइक आ गया हमारा, तो हमारा सिमिली लिटरेरी डिवाइस यूज होगा स्टूडेंट। देन हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे? बेक्ड एंड बेक्ड इट थिन एज आ गया, तो यहाँ पे भी सिमिली हमारा कि कितना पतला उसने गूंदा,
उतना पतला गूंदा जितना पतला वेफर होती है, कि वेफर से कंपैरिजन हो रहा है स्टूडेंट यहाँ पे डव का, केक का, कि जितनी पतली वेफर होती है बिल्कुल पतली सी, उतना पतला उसने क्या किया, अपना वो जो था रोल किया। यहाँ पे भी हमने सिमली का यूज किया। देन द अब ब्लैक एज अ कोल, अब यहाँ पे भी सिमली का यूज है, एज आ गया है तो कंपेयर किया गया कि कितनी काला, कितनी काली बन गई वो, जितना काला कोयला होता है उतनी काले स्टूडेंट्स। तो कितनी काली, जितना काला कोयला होता है। तो यहाँ पे क्या कोयले से कंपेयर किया गया है किसको, उसको जो वुड पैकर बन गई, जो औरत थी वहां पे, जो लालची ग्रीड वुमेन थी। हमारी नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है एनाफोरा। एनाफोरा में क्या होता है स्टूडेंट, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, कुछ कंसेक्टिव वर्ड जब भी किसी दो लाइन के कंसेक्टिव वर्ड, दो कंसेक्टिव सेंटेंसेस के शुरुआत में सेम वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो तो उसे एनाफोरा बोलते हैं। कि दो लाइन है सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही हो, जैसे कि ये लाइन देखो 12th स्टैंजा में 2 से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे क्या है, एनाफोरा यूज हुआ है क्योंकि सेम वर्ड से दो कंसेक्टिव लाइन स्टार्ट हो रही है। 6th है हमारा एंजेबमेंट। एंजेबमेंट में क्या होता है स्टूडेंट, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब कंटिन्यूसली दो लाइन रन करे, रनिंग लाइन्स हो, इसका मतलब बीच में ना कोई पंचुएशन साइन हो, पंचुएशन साइन नहीं हो, रनिंग लाइन्स हो, इसका मतलब बीच में कहीं भी ब्रेक ना हो रही हो, ना फुल स्टॉप से ब्रेक हो रही हो, ना कोमा से ब्रेक हो रही हो, ना किसी और पंचुएशन साइन से ब्रेक हो रही हो स्टूडेंट्स, उसे हम बोलते हैं एंजेबमेंट। तो अब हम पोएम में देखते हैं, एंजेबमेंट का बहुत यूज हुआ है इस पोएम में, लगभग सभी पैराग्राफ्स में इसका यूज हुआ है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये स्टोरी है, एक स्टोरी की तरह है, तो ये सेंटेंसेस होंगे, पोएम की तरह क्या होंगे, वो नहीं होंगे, लाइंस में डिवाइड नहीं होंगे। जैसे ये देखो, एंड द लाइन्स नाइट्स आर सो लॉन्ग इन द विंटर। अब यहाँ पे क्या, ये क्या कर रही है, कंटिन्यू कर रही है, दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। अब बीच में कोई भी दो लाइंस के बीच में क्या है, कोई पंचुएशन साइन नहीं है, ये क्या कर रही है, रन कर रही है, पूरी की पूरी लाइंस रन कर रही है। अब जैसे कि इसमें भी देख रहे हो और इस लाइन में भी देख रहे हो कि कोई नेक्स्ट लाइन में जब भी कंटिन्यू हो रहा है तो ये एंजेबमेंट है, कंटिन्यू हो रहा है, बट कोई भी पंचुएशन साइन नहीं आ रहा बीच में, तो स्टूडेंट्स ये एंजेबमेंट है। तो अब और भी पैराग्राफ्स में ऐसे ही है, आपको मैं कुछ पैराग्राफ्स के दिखा दूंगा और आपको इसकी पहचान मैंने बता दी है कि रनिंग सेंटेंसेस हो दो, वो बीच में कोई पंचुएशन साइन ना लग रहा हो तो उसे एंजेबमेंट बोलते हैं। जैसे इसी में देखिए, वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट, एक लाइन खत्म, नेक्स्ट लाइन क्या, रेनडियर, टू द स्लेजेस फिर से, एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब इन देयर फनी। अब दो लाइन कंसेक्टिव लाइन है बट बीच में क्या नहीं है, पंचुएशन साइन नहीं है, कोई भी पंचुएशन साइन नहीं है, तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, ये एंजेबमेंट है स्टूडेंट, ये भी एंजेबमेंट है। तो यहाँ पे ज्यादातर बैलेड में, इस बैलेड में यूज हुई है क्योंकि ये स्टोरी टाइप है, एक स्टोरी बताई गई है, तो उसमें रनिंग लाइंस का यूज ज्यादा हुआ है। जैसे ये देखिए, एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल यू द टेल टू यू। अब देखो ये दो लाइन क्या कर रही है, रन कर रही है, बट बीच में कोई पंचुएशन साइन नहीं है। अब 4th पैराग्राफ में ऐसे देखिए, वंस व्हेन द गॉड्स एंड पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, ये 3 लाइन है, जो 3 लाइन रन कर रही है, बीच में कोई भी पंचुएशन साइन नहीं है, तो यहाँ पे भी एंजेबमेंट का यूज है स्टूडेंट। एंड आगे देखिए, एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड एज यू नो। अब एंड वाली लाइन और जस्ट वाली लाइन में बीच में कोई पंचुएशन साइन नहीं है, रनिंग लाइन है ये। अब 10th पैराग्राफ में भी, for she said my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away। अब ये जो 3 लाइन है, ये 4 लाइन क्या कर रही है, रन कर रही है, और बीच में कोई भी पंचुएशन साइन नहीं है। अब ये तक आप देख रहे हो एक ही लाइन में कंटिन्यू हो रही है, बट लाइन ब्रेक्स है। आप 12th पैराग्राफ में देखिए ऐसे, यू आर फार टू सेल्फिश टू dwell in a human form to have both food and shelter and fire to keep you warm। अब इसमें भी कोई पंचुएशन साइन नहीं है। आप फर्स्ट और सेकंड लाइन में देखिए रन कर रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लाइन तक फॉर्म तक कर रही है। तो ये हमारे सारे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू।